नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एनटीए द्वारा प्रायोजित प्रथम प्रश्न पत्र के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम बिंदु शिक्षण अभियोग्यता के विषय में विगत 1 से लेकर के 15 व्याख्यानों तक हमने परिचर्चा किया। मैं समझता हूं कि इन विषय वस्तुओं को स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है, आप समझ पाए होंगे। अब आज से हम इस प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय बिंदु अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में परिचर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इस 16वें व्याख्यान में आज हम अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अनुसंधान शब्द नाम में जितना ये सूक्ष्म लगता है या इसके प्रकारों के आधार पर जितना हम प्रयोग करते हैं, उससे कहीं बहुत ही विस्तृत है और इस शब्द को स्पष्ट करना इतना आसान भी नहीं। सामान्यतः अनुसंधान शब्द का अर्थ होता है समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना, इसी को अनुसंधान कहते हैं। इस अनुसंधान के लिए इससे पूर्व भारत में या फिर भारत में ही एक भारत की अपनी संस्कृति रही है, प्राचीन हमारी सभ्यता रही है, परंपरा रही है, उसमें गवेषणा और शोध इन शब्दों का भी प्रयोग होते रहा है। तो सामान्यतः ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, अपितु अलग अलग संदर्भों में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व इन 2 शब्दों के बारे में भी सामान्य रूप से जान लेते हैं कि किन अर्थों में, किन संदर्भों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला शब्द है शोध। शोध शब्द वस्तुतः शुद्धि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, संस्कार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, संशोधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, उस स्वरूप में संशोधन करके उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करना, और इस प्रयास की प्रक्रिया को ही शोध की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो कुछ, जैसे मान लीजिए कि पत्थर से हमें कोई धातु निकालना है, तो एक उसका स्वरूप है और उस स्वरूप से फिर वास्तविक इस्पात निकालने के लिए उसका संशोधन किया जाता है। शोधन के बाद फिर उसमें से मूल अर्थ को निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से सामान्य रूप से एक नए प्रकरण के संज्ञानता के लिए किए जाने वाले शोधन को शोध शब्द से संबोधित किया जाता था। और दूसरा शब्द है गवेषणा। पहले भारतीय जो आर्य सभ्यता थी, ये बहुत समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था और इसकी संस्कृति और सभ्यता ऐसी थी कि यहाँ पर मानव, पशु, पक्षी सभी एक दूसरे से बड़े ही आसानी से मिलजुल कर रहते थे। और प्रायः आर्य लोग गाय पालन किया करते थे और ये गायें जब पर्वतों के उपत्यकाओं में दूर दूर तक भ्रमण करने के लिए निकल जाती थीं, तो शाम को उनका फिर अन्वेषण करना पड़ता था। अन्वेषण करके ले आने की प्रक्रिया होती थी और इसी प्रक्रिया में सामान्यतः गवेषणा शब्द का उपयोग प्रारंभ हुआ। और गवेषणा धीरे धीरे जब किसी भी संदर्भ में नवीन तथ्यों की खोज के लिए या फिर जो विद्यमान है उस विद्यमान में से वास्तविक या अपने अर्थपूर्ण प्रयोग की खोज के लिए जब भी व्यक्ति प्रयास करता है, तब उसके लिए भी गवेषणा शब्द का प्रयोग होता रहा। अंग्रेजी में अनुसंधान के लिए रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च 2 शब्दों से मेल से बना हुआ है, री और सर्च। री का अर्थ है पुनः, दोबारा, और सर्च करना अर्थात खोजना, अर्थात जो कुछ भी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उसका पुनः से अन्वेषण करना, पुनः से ढूंढने की प्रक्रिया को ले आना। ये अनुसंधान, गवेषणा, रिसर्च और शोध में सामान्य अंतर है। आइए हम अब अनुसंधान के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप है। साथियों, अनुसंधान का जब हम अर्थ जानने का प्रयास करते हैं,
तो सामान्य शब्दों में किसी भी समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। मित्रों, मानव जब से जन्म लेता है तभी से इस संसार की सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती हैं, चाहे वो लघु शिशु हो या हम आज तक जिस अवस्था में हैं। इसको देख लीजिए। और कई बार हमें लगता है कई सामाजिक समस्याएं हमारे लिए बोझिल लगती हैं, या लगता है कि हमें अत्यंत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है और तदनुकूल हमको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आप ठीक विपरीत एक छोटे से शिशु को देखिए जो 6 महीने से कम का है, 6 महीने से 7 महीने 8 महीने तक का जो शिशु होता है, प्रायः 4 महीने के बच्चे जो है अपने सिर को जमीन से उठाने का प्रयास करते हैं और वो फिर करवट बदलने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों को आप देखिए कि एक छोटा-सा शिशु कितनी बार कितना प्रयास करता है अपने सिर को, अपना ही सिर है, अपने ही शरीर का अंग है, लेकिन उसको उठा पाए इसके लिए अथक प्रयास करता है। और कितनी बार वो हज़ारों बार असफल होता है, गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रयास जारी रखता है। अर्थात जो परिस्थिति उस समय है, उस परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए वो लगातार संघर्ष करता है। इस संघर्ष की प्रक्रिया में फिर वो धीरे-धीरे उसको भी अपना-अपना देखते हैं, आस-पास कोई वस्तु मिलती है उस पे टिकता है, थोड़ा-सा आड़ा-टेढ़ा होता है, किसी चीज़ को पकड़ के खींच के चलने का प्रयास करता है। ठीक ऐसे ही पूरा मानवीय जीवन चलता रहता है। जब भी इस समायोजन की प्रक्रिया में हमारे सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए हम जो कुछ भी प्रयास करते हैं, उसी प्रयास को अनुसंधान कहते हैं, उसी प्रयास को रिसर्च कहते हैं। अर्थात अनुसंधान की प्रक्रिया में विविध स्तरों पर प्रयोग एवं तुलना के आधार पर अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण व संश्लेषण करके निष्कर्ष निकालकर अर्थापन किया जाता है। यहाँ कुछ शब्दों को पहले आप समझ लीजिए, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। एक तो एकत्रीकरण आप समझ रहे होंगे। तथ्यों का एकत्रीकरण मतलब डेटाज कलेक्ट करना, प्रदत्तों को इकट्ठा करना। फिर उसका विश्लेषण करना, प्रदत्तों को आवश्यकतानुसार सारणी में डाल करके अपने अनुकूल उसको विश्लेषित करना। फिर संश्लेषित करना, उसको संश्लेषित करने के बाद निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यकतानुसार जो फॉर्मूले लगाने, सूत्र लगाने, उन सब का उपयोग करके स्वरूप एक प्रदान करना। और उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष रिजल्ट निकाला जाता है। और अर्थापन का मतलब है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, उस निष्कर्ष को व्याख्यायित करना, जन सामान्य भी समझ पाए। आप समझते होंगे और समझेंगे कि सभी अनुसंधान के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी शैली होती है। उसी शैली में जन सामान्य का अवबोध नहीं होता है, अपितु जन सामान्य के अवबोध के लिए तदनुकूल शैली में उसको व्याख्यायित करने को अर्थापन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन करना, जन सामान्य शैली में संबोधित करना, बताना। अब इसको समझिए। ये लिखा है विविध स्तरों पर प्रयोग और तुलना के आधार पर अनेक तथ्यों का एकत्रीकरण। उदाहरण के लिए आप देखिए, एडिसन ने बल्ब बनाया था। कारण क्या थी, आवश्यकता क्या थी? तो हमें रोशनी की आवश्यकता थी, उजाले की आवश्यकता थी। उससे पूर्व हम अलग अलग प्रकार से उजाला किया करते थे। मिट्टी का दीपक जलाते थे, तेल का दीपक जलाते थे, या फिर कई प्रकार की लकड़ियां जलाते थे जिसके आधार पर उजाला होता था। लेकिन धीरे धीरे हमें दीर्घ काल तक के लिए एक अच्छी रोशनी की आवश्यकता है और हम प्रयोग करके एक बल्ब को बना दिए। लेकिन क्या आज वही बल्ब यूज हो रहा है जिस बल्ब को एडिसन ने बनाया था? अर्थात उसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं या फॉर्मूला को हमने बदला है, संशोधित किया है? तो अलग अलग स्तरों पर इसका प्रयोग किया है। फिर उस बल्ब को देखा कि उसी बल्ब को अगर सड़क पे हमें लगाना है, रोड पर, तो हमें कितने वाट का चाहिए, कितना विस्तृत करना। उसी बल्ब को एक कमरे में लगाना है तो कितना चाहिए, एक मेज पे टेबल लैंप में लगाना है तो कितना चाहिए। तो ये अलग अलग स्तरों पर हम प्रयोग करते हैं, उसके किलोवाट या मापने का जो भी पैमाना है उसमें तुलना करते हैं। उसके आधार पर कुछ प्रदत्त हमारे डेटाज एकत्रित करते हैं, फिर आगे डेटाज को एनालिसिस करते हैं, डेटाज को विश्लेषित करते हैं,
हैं, संश्लेषित करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बल्ब का निर्माण कर रहे हैं। तो अर्थात एडिसन ने जो बल्ब बनाया था उस स्वरूप में आज तक हजारों बार, लाखों बार परिवर्तन हुआ और उन्होंने एक रोशनी के लिए बल्ब बना दी। हमने इसको अलग अलग स्तरों पे बांटा। रोड पर जलाने के लिए अलग बल्ब बनाया, कमरे के लिए अलग बल्ब बनाया, गाड़ी में लगाने के लिए अलग बल्ब बनाया और फिर टेबल पे जलाने के लिए अलग। और सबके रोशनी करने के प्रक्रिया में भी अंतर है, सबका बिजली का खपत भी अंतर है। तो यही अनुसंधान की प्रक्रिया है। यह जब प्रथमतया कोई बनाता है तो मूलतः मौलिक रहता है और जब हम उसमें एक बार बन चुका है उसी में नया प्रयोग करते हैं, उसी को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं, तब वो फिर उसको व्यवहारित अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एक यहाँ पर हम शिक्षा शास्त्री जॉर्ज जे मूले की परिभाषा को लेते हैं अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए। इनका कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। कौन कह रहा है? जॉर्ज जे मूले। ये कह रहे हैं कि समस्याओं के समाधान, समस्या अर्थात जो भी जीवन में समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से तात्पर्य होता है क्रमबद्धता हो, स्टेप बाय स्टेप कार्य करना क्रमबद्ध रूप से और बौद्धिक ढंग से। व्यक्ति के पास जितना मस्तिष्क होता है उतना वो प्रयोग उसमें करता है। और वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य होता है कार्य कारण की संज्ञानता, जिस विधि का बाद में भी परीक्षण किया जा सके। कोई भी व्यक्ति परीक्षण करके निष्कर्ष निकाल सकता है, ऐसी विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के प्रयोग और अर्थापन, उसके फिर निकालने के बाद जन सामान्य उस चीज को समझ सके, ऐसी भाषा में उसको फिर व्याख्यायित करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम अनुसंधान कहते हैं। सामान्यतः आप समझ गए होंगे कि जीवन में आने वाले किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग संदर्भ है, जिसमें गवेषणा के बाद हमने इस पर चर्चा किया शोध, रिसर्च और अनुसंधान। इसको आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। साथियों, ये अनुसंधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर जो हमने अर्थ निकाला, इस अर्थ को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुसंधान में क्या किया जाता है? प्रथम बिंदु है किसी भी नए तथ्य या सत्य का खोज किया जाता है अनुसंधान में। अर्थात जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो एक नए तथ्य का या नए सत्य का खोज किया इन्होंने, यही प्रक्रिया होती है अनुसंधान की। दूसरा, पुराने तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। आज हमारे कमरे में जो बल्ब जल रहा है, हमारे जो पार्क में जो बल्ब जल रहा है, हमारी सड़कों पर जो बल्ब जल रहा है, इसको हमने अलग अलग नए नए तरीकों से प्रस्तुत कर दिया। इसको भी अनुसंधान कहते हैं। तो पुराने तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। फिर चरों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण भी अनुसंधान है। चर वस्तुतः वेरिएबल्स होते हैं। चर हमने जब शिक्षण की चर्चा की थी तो तीसरे व्याख्यान में चर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, इसलिए मैं नहीं समझता यहाँ बहुत इसको विस्तृत करने की जरूरत है। सामान्य भाषा में चर अंग्रेजी में वेरिएबल होता है। चर का मतलब है जो चरण करे, जो विद्यमान रहे, अर्थात एक चीज जिसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है और एक चीज जिसके एक प्रश्न पत्र है, जैसे प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उसका प्रभाव उत्तरदाता के उत्तर पर पड़ेगा, अर्थात जो पूछ रहा है जितनी मात्रा में पूछ रहा है उतना ही वो बताए। तो ये दोनों ही चर हुए। एक स्वतंत्र चर है वो प्रश्न पत्र का प्रश्न और एक परतंत्र या आश्रित चर है उत्तरदाता का उत्तर। तो इनमें आपस में जो संबंध व्याप्त हैं, नए संबंध कौन से व्याप्त हैं, इसके स्पष्टीकरण की प्रक्रिया को भी अनुसंधान कहते हैं। जो कुछ भी जितना भी लिखा हुआ है पुस्तकों में या नए कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वो सिद्धांत अंतिम नहीं है। उसमें जब हम कार्य करते हैं, उसको नए तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रयास की प्रक्रिया को भी अनुसंधान कहा जाता है। तीसरी, अनुसंधान में विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता से तात्पर्य है, दरअसल हम जब अनुसंधान के गुणों के विषय में आगे चर्चा करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे विस्तृत। सामान्यतः आप समझिए विश्वसनीयता अर्थात एक, जैसे मान लीजिए एक परीक्षण है, तो परीक्षण को लेने के, जैसे मान लीजिए प्री टेस्ट होता है आपका, पूर्व परीक्षा, शिक्षा शास्त्री या बीएड में या फिर किसी भी परीक्षा में
किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपका एक प्री टेस्ट हुआ, पूर्व परीक्षा, और भविष्य में अगर जैसे अध्यापक के लिए बीएड के लिए हुआ है, भविष्य में आप एक बेहतर अध्यापक बनते हैं तो वो जो परीक्षण बना था, वो जो प्रश्न पत्र था, वो विश्वसनीय है, अर्थात उसके द्वारा परीक्षण हुआ तो भविष्य में परीक्षित व्यक्ति जो पास हुआ उसमें वो एक अच्छे अध्यापक के रूप में आया, तो उसमें विश्वसनीयता। तो अनुसंधान चूंकि कई आधारों पर, कई मानकों पर मापित करके फिर किया जाता है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता होती है। फिर इसमें वस्तुनिष्ठता रहती है। वस्तुनिष्ठता अर्थात एक एक प्रक्रिया का बड़े आसानी से समझ सबको हो सकता है, वो सब कुछ स्पष्ट रहता है, खुला होता है। लाइट जलाना है तो लाइट जलाने के लिए, बल्ब जलाना है तो इसके लिए बिजली चाहिए, बिजली में 2 तार चाहिए, दोनों तारों में एक में फेज और एक में अर्थ चाहिए, तभी जलेगी लाइट, नहीं तो नहीं जलेगी। एकदम वस्तुनिष्ठ है, स्पष्ट है। फिर अनुसंधान में सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है और सुव्यवस्थित से तात्पर्य क्रमबद्ध कार्य करना, और वैज्ञानिक से तात्पर्य, वैज्ञानिक अर्थात कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी करेगा, निष्कर्ष एक ही जैसा है। फिर अनुसंधान में परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। परिकल्पना से तात्पर्य है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो भी बनाए जाते हैं, पर हाइपोथेसिस अर्थात किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को पहले कुछ सोचना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब बना रहे हैं, तो एक तो सोचना होगा कि या तो बल्ब बन जाएगा, या तो बल्ब नहीं बनेगा, या बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो ये पूर्व जो कार्य को आरंभ करने से पूर्व एक जो धारणा होती है, इसको कई बार पूर्व में उत्तर कहते हैं, पूर्व उत्तर, या इसको परिकल्पना या हाइपोथेसिस के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर इसमें तार्किकता होती है। तार्किकता से तात्पर्य है कि आप तर्क दे करके पुष्ट कर सकते हैं अपनी जिज्ञासा को। जैसे जैसे आप कार्य करेंगे वही चीजें इसमें स्पष्टता मिलेंगी। फिर अनुसंधान में सुनिश्चित विधियों और प्रविधियों का प्रयोग होता है। जब भी हम कार्य के लिए प्रवृत्त होंगे, पहले से हम जिन विधियों का चयन किए हैं, निर्धारण किए हैं, उन्हीं विधियों का अनुप्रयोग संपूर्ण कार्यावधि में होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में सोच करके बदल दिया जाए। तो सुनिश्चित विधि और प्रविधि का इसमें प्रयोग होता है। फिर अनुसंधान में सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जब अनुसंधान का निष्कर्ष निकालते हैं तो अनुसंधाता एक स्टेटमेंट बताता है जो जन सामान्य को भी समझ में आता है। तो सामान्य नियमों और सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन होता है। इस आधार पर हम अनुसंधान को समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसंधान एक नए सत्य का, नए तथ्य का खोज है, या फिर पुराने जो तथ्य उपस्थित हैं उसको नए ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी अनुसंधान कहते हैं। जो अब तक अंतर संबंध दो चीजों में था, उसमें कुछ नए घटनाक्रम है तो उसको भी स्पष्ट करने को अनुसंधान कहते हैं। जिस कार्य में विश्वसनीयता हो उसको अनुसंधान कहते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो उसको अनुसंधान कहते हैं, जिसमें सुव्यवस्थित क्रम हो और वैज्ञानिक प्रक्रिया का आश्रय किया जाए उसको अनुसंधान कहते हैं, जिसमें परिकल्पनाओं की पुष्टि हो सके उसे अनुसंधान कहते हैं, जिसमें सुनिश्चित विधियों प्रविधियों का प्रयोग हो उसे अनुसंधान कहेंगे, जिसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन हो उसको अनुसंधान कहेंगे। इस आधार पर आप अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट कर पाए होंगे। साथियों, अनुसंधान के मुख्यतः 3 ही प्रकार हैं। तमाम आपने अनुसंधान के प्रकारों के विषय में पुस्तकों में पढ़ा होगा और सुना होगा, देखा होगा। यहाँ आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे सिर्फ 3 ही प्रकार का अनुसंधान है। पहला अनुसंधान है मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च इसको बोलते हैं। जब भी कोई घटनाक्रम, कोई परिस्थिति या कोई तथ्य, कोई सत्य प्रथमतया अनुसंधान करके उपस्थापित किया जाता है, ऐसे अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं, उसको मौलिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे एडिसन के द्वारा बनाया गया बल्ब मौलिक अनुसंधान है। एडिसन ने प्रथमतया बल्ब का आविष्कार किया और इसीलिए हम बार बार एडिसन का नाम ले रहे हैं। उसी ने प्रथमतया इसको संबोधित किया और बताया, तो इसको मौलिक अनुसंधान इसी को कहते हैं। दूसरा अनुसंधान होता है व्यवहारित अनुसंधान। व्यवहारित अनुसंधान से तात्पर्य है, इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, अर्थात कार्य व्यवहार में जो चीजें उपलब्ध हैं उनमें
फिर से अनुसंधान करके नए तथ्यों की खोज करना या उसको नए स्वरूप में परिभाषित करना, उसके अंतर संबंधों को स्पष्ट करना, या फिर जो भी घटनाक्रम घटित हो रही है उसका अध्ययन करके इस समय के समाज पर और आगामी समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में परिचर्चा करना, ये समस्त व्यवहारित अनुसंधान का क्षेत्र है। और तीसरा अनुसंधान होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुतः शैक्षिक क्षेत्रों में होने वाला अनुसंधान है। एक्शन रिसर्च इसको कहते हैं। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का आप समझिए कि सामान्य क्षेत्र जो होता है वो शैक्षिक परिधि होता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयीय परिधि में हमेशा आबद्ध होता है, या फिर जब आप सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसको चर्चा इसके करेंगे तो किसी भी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति का, कर्मचारी का, कार्य करने वाले जो व्यवहार होगा उसके व्यवहार के आधार पर अनुसंधान जो कुछ भी होगा उसी संगठन के लोगों द्वारा किया जाएगा, उसके अधिकारी वर्ग के द्वारा किया जाएगा, उसके प्रशासक के द्वारा किया जाएगा, तब उसको क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से संबोधित करेंगे। जहां तक शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का संदर्भ आता है तो क्रियात्मक अनुसंधान करने वाला या तो कोई अध्यापक होगा, या फिर प्रधानाचार्य होगा, या कोई अनुसंधानता होगा, और विद्यालयीय परिधि में या कक्षा कक्ष में जब तात्कालिक कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जब भी शैक्षिक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान का हम जिक्र करते हैं तो इसका संबंध विद्यालयीय परिधि में कार्य करने वाले और रहने वाले लोगों से भी होता है। अर्थात अनुसंधाता भी किसी विद्यालयीय परिधि का व्यक्ति होगा और अनुसंधान का क्षेत्र भी विद्यालयीय परिधि होगा, और जिसके समस्या जो उत्पन्न हुई उस समस्या का जो उत्पादक कारक है वह भी इसी परिधि से जुड़ा हुआ होगा। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के अनुसंधान हैं। अब मौलिक अनुसंधान के कुछ विभेद हैं, व्यवहारित अनुसंधान के भी कुछ विभेद हैं। सामान्यतः हम परिचर्चा कर लेते हैं उनके बारे में कि कौन-कौन से हैं। साथियों, मौलिक अनुसंधान प्रायः 3 प्रकार का होता है। पहला अनुसंधान है प्रयोगात्मक अनुसंधान, अर्थात जब भी किसी नए सिद्धांत या नए नियम का प्रतिपादन करना होता है और उसके लिए कार्य कारण का अध्ययन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे अनुसंधान को प्रयोगात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। जैसे एडिसन का जो बल्ब था, यह बल्ब मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत ही प्रयोगात्मक अनुसंधान पर केंद्रित था। दूसरा अनुसंधान होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। जब भी किसी ऐतिह्य पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई घटनाक्रम को समझने के लिए अनुसंधान होता है, अर्थात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई किसी भी घटनाक्रम को समझने के लिए व्यक्ति अनुसंधान करता है, तो ऐसे अनुसंधान को ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। और व्यक्ति शायद पहली बार ही उस समस्या के संदर्भ में इतना परिचर्चा करता है, ढूंढता है, इसीलिए इसको मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और तीसरा जो अनुसंधान है वो दार्शनिक अनुसंधान है। यह भी मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत समाहित होता है। जब भी किसी नवीन मूल्यों या सिद्धांतों की स्थापना के लिए व्यक्ति की अपनी जो दृष्टि होती है, अपनी जो प्रक्रिया होती है, उस सोच समझ के आधार पर एक नई संकल्पना को जन्म देता है अनुसंधाता, नए सिद्धांत को जन्म देता है, नए मूल्य को जन्म देता है, तो ऐसे सिद्धांत को, ऐसे मूल्य को दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत समाहित किया जाता है। इस प्रकार मौलिक अनुसंधान के ये 3 भेद हैं: प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और दार्शनिक अनुसंधान। इसके अलावा भी इसके कुछ भेद होते हैं। कई बार घटनोत्तर अनुसंधान भी मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत लोग ले आते हैं, अर्थात कोई घटना घट जाती है तो उस घटना के बारे में अध्ययन करना, लेकिन उसकी जो प्रकृति है उसके अनुसार वो व्यवहारित अनुसंधान में जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर उसका चर्चा करना उचित नहीं समझा। साथियों, व्यवहारित अनुसंधान के भी मुख्यतः 3 प्रकार हैं। अन्य भी इसके यानी प्रकार हैं। मुख्यतः 3 प्रकार में पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का यह मानना है कि सर्वेक्षण अनुसंधान मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत समाहित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहारित अनुसंधान से तात्पर्य है जो एप्लीकेशन में चल रहा है, जो योजना में
अभिप्रवर्तित है उस पर आधारित जो भी अनुसंधान होगा उसको व्यवहारित अनुसंधान कहेंगे, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो चूंकि सर्वेक्षण जन सामान्य में कोई धारणा, कोई विचारधारा या फिर उनके क्रियाकलाप से संबंधित होता है और समाज के का ही हिस्सा है जो समाज में वो प्रचलित है, इसीलिए सर्वेक्षण अनुसंधान को व्यवहारित अनुसंधान के अंतर्गत समाहित करना उचित है। और व्यवहारित अनुसंधान अर्थात अप्लाइड रिसर्च का एक हिस्सा है सर्वेक्षण अनुसंधान। दूसरा इसका जो भेद है उसको वर्णनात्मक या समीक्षात्मक अनुसंधान कहते हैं। कई जगह अनुसंधान का वर्गीकरण करते समय कई सम्माननीय लेखकों ने अनुसंधान को मौलिक और वर्णनात्मक के अंतर्गत रखा है, उनका रखना उचित भी है। यहाँ हमने चूंकि व्यवहारित को समझा और व्यवहारित के अंतर्गत वर्णनात्मक अनुसंधान या समीक्षात्मक अनुसंधान को रखना मैं उचित समझा, क्योंकि भाषा संबंधी या फिर सामाजिक क्षेत्रों में जो भी अनुसंधान होते हैं उसमें हम अधिकतर किसी व्यक्ति की के अभिमत का वर्णन करते हैं, उनकी वर्णन प्रक्रिया, उनकी शैली, चाहे हम 9वीं कक्षा में हो या फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं। आज भी हमें अनुसंधान करना हो और कबीर दास की लेखन शैली का जब या तो हम समीक्षा या फिर उनके उद्धरणों का वर्णन करते हुए उनकी समीक्षा करेंगे, तो इसलिए व्यवहारित अनुसंधान के अंतर्गत वर्णनात्मक या समीक्षात्मक अनुसंधान को रखना उचित है, बेहतर है। इसीलिए इसका यह दूसरा भेद है वर्णनात्मक अनुसंधान। और तीसरा अंतर संबंधों का अध्ययन। अंतर संबंधों का अध्ययन व्यवहारित अनुसंधान का तीसरा हिस्सा। अंतर संबंध अर्थात दो चरों के मध्य विद्यमान रहने वाले जो भी घटनाक्रम है उनके बारे में, उनके आपसी संबंध क्या है और विभेद क्या है, इसके अध्ययन के लिए तो जब भी ये दोनों ही विद्यमान होंगे पहले से तभी अध्ययन हो सकता है। इसीलिए अंतर संबंधों का अध्ययन व्यवहारित अनुसंधान के अंतर्गत समाहित होता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने अत्यंत शीघ्र तरीके से बहुत कम समय में अनुसंधान का अर्थ, उसकी विशेषता और उसके विविध प्रकारों को जानने का प्रयास किया। चूंकि आज ही सुबह एक प्रेक्षक का फोन आया, उन्होंने कहा कि बहुत लंबे लंबे व्याख्यान हो जा रहे हैं तो इनको छोटा किया जाए, तो आज से मैं प्रयास किया हूँ थोड़ा छोटा करने का। इसी संदर्भ में इसको जल्दी हमने समाप्त किया। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा रहती है या अस्पष्टता होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हम अगले व्याख्यान में उसी के परिचर्चा से अगले व्याख्यान का आरंभ करेंगे। ठीक है, इस श्रृंखला में हम आगे फिर अग्रिम बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।